जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे इज द 4th ऑफ अगस्त एंड टुडे वी विल डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज। सो दोस्तों, 2 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी से पर्टिनेंट। तो एक आर्टिकल हिंदू में आया है जहां पे बात करेंगे रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस इशू को लेके, इस मुद्दे को लेके हम पहले भी बहुत बार बातें कर चुके हैं। एक यहाँ पे कंपैरिजन है, थोड़ा इस आर्टिकल में मैंने वैल्यू एडिशन भी करा है। यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि चलो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने की बात करते हैं। अभी पीछे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पे बताया गया था कि आने वाले समय में जो ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, जो आपकी जो ओल्डर एज पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है, इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज में भी। लेकिन अभी हमारे पास कुछ 20, 25, 30 साल का एक लेवरेज है अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने का। एक कंपैरिजन यहाँ पे बताया गया है इंडिया और चाइना के बीच में कि चाइना की पॉलिसीज कैसी थी, क्या चाइना सही मायने में अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज कर पाया था, हार्नेस कर पाया था, और क्या डिफरेंट सिनेरियो इंडिया में है आज के टाइम पे और कैसे हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को और एफिशिएंटली हार्नेस कर सकते हैं। फिर एक आर्टिकल है बिजनेस लाइन में जहां पे बात करेगी स्टॉप वुमेन फ्रॉम क्विटिंग। तो यहाँ पे जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको पर्टिनेंट कुछ यहाँ पे बातें आई हैं सामने। जैसे आप जानते हैं अभी रिसेंटली ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है वो रिलीज करी गई थी एंड उसमें हमारा रैंक ज़्यादा अच्छा नहीं था, 135 नंबर पे हमारा रैंक था। तो क्या ऐसे मेजर्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि अगर इनकॉर्पोरेट करे जा सकते हैं तो जो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट देख सकते हैं। वैसे भी हम बहुत बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों एक आर्टिकल हिंदू में आया है, सुहासिनी हैदर जी ने लिखा है। ये बात करता है यहाँ पे, देखिए तालिबान को 1 साल हो चुका है अफगानिस्तान में आए को। तो क्या कुछ लेसन्स हैं जो तालिबान ने कुछ गलत सीखे हैं और क्या लेसन्स हैं जो दुनिया नहीं सीख पाई है, ग्लोबल कम्युनिटी कहाँ पे फेल हो पाई है, इंडिया का रोल क्या रहा है, इंडिया का रिस्पांस कैसे रहा है, इंडिया की इंगेजमेंट तालिबान 2.0 के साथ और तालिबान 1.0 के साथ कैसी थी। तो ये सब बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिल जाएगा। राइट, सो दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मीम्स आंसर राइटिंग। नाउ अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यू विल फाइंड अ लिंक, यू विल क्लिक दिस लिंक एंड यू विल गेट एन एक्सेस टू आवर टेलीग्राम चैनल। इन केस नॉट देन दोस्तों आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस नंबर पे मैसेज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम जान के आपको ऐड नहीं कर रहे हैं। पता नहीं किसी का कमेंट आ रहा था, बार बार कोई कमेंट कर रहा था कि सर हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप हमको ऐड नहीं कर रहे। तो अगर आप सिर्फ स्पैम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत रेगुलरली जिन जिन के मैसेजेस आते हैं इस नंबर पर हमारी टीम उनको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देती है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें कोई आपको पैसे नहीं देने हैं। यहाँ पे बेस्ट आंसर आपके साथ शेयर किया जाता है जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, और साथ के साथ मॉडल आंसर भी शेयर किया जाता है। तो जो परसों वाला क्वेश्चन था और जो कल वाला क्वेश्चन था, दोनों के मॉडल आंसर्स आज शाम को आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न्ड, तो जो आरटीआई वाला क्वेश्चन था, सो वेरी वेल डन वंस अगेन नंदिनी। तो नंदिनी ने बहुत अच्छा क्रिस्प आंसर आरटीआई से पर्टिनेंट लिखा है। तो यहाँ पे आरटीआई की इंट्रोडक्शन उन्होंने दी है कि आरटीआई एक्ट के जेनेसिस कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से है, सिग्निफिकेंस आरटीआई की क्या है। बहुत क्रिस्प तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक एक डायग्राम बनाया है, चार्ट बनाया है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने आरटीआई एज अ टूल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फिस्कल प्रूडेंस, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एटसेट्रा 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 ये सब बातें यहाँ पे मेंशन करी हैं। और उसके अलावा कुछ शॉर्टकमिंग्स डेफिनेटली हैं आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आरटीआई एक्ट में अब 17 साल हो चुके हैं आरटीआई के कानून को बने को। और सर्विलेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, क्योंकि ये सेंट्रल बात थी इस क्वेश्चन में कि सर्विलेंस जो है बाय द सिविल सोसाइटी, जो विजिलेंस है बाय द सिविल सोसाइटी, वो इतनी ज़्यादा एसेंशियल क्यों है, ताकि आरटीआई के एक्ट को और मजबूत किया जा सकता है। और अंत में वे फॉरवर्ड दिया है। तो वेरी क्रिस्प आंसर नंदिनी, वेरी वेल डन वंस अगेन, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूं। तो थोड़ा सा दोस्तों जहन में कई बार कोई बात आ जाती है, तो अगर आपके काम आए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। देखिए दोस्तों, हम ना हिस्ट्री में पढ़ते हैं टैंजिबल इनटैंजिबल हेरिटेज की बात करते हैं। टैंजिबल इनटैंजिबल, देखिए ऐसा होता है ना, टैंजिबल जो चीज़ आपको दिख सकती है, आप जिसको फील कर सकते हैं, है ना। इनटैंजिबल वो चीज़ जो आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वो आप फील कर सकते हैं। टैंजिबल इज समथिंग जो आपके पास विजिबल है ना, जो आपके आपके हाथ में है, विजिबल है। इनटैंजिबल इज समथिंग जो आप नहीं देख सकते हैं, विजिबल नहीं है। नाउ अब जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, देखिए अब हम 10th के बोर्ड के एग्जाम देते थे, 12th के बोर्ड एग्जाम देते थे, तो हम चलो ट्राई करते थे कि हमारे अच्छे नंबर आए, है ना। हम सबकी कोशिश रहती थी कि हम 90% लेके आए, 95% लेके आए। और अगर हमारे अच्छे नंबर आते थे, अगर हमारी किस्मत अच्छी रहती थी और अगर हमने मेहनत करी होती थी, तो हमारी कई बार फोटो भी आ जाती थी न्यूज़पेपर में कि 10th में इतने परसेंटेज मार्क्स इस बच्चे के आए हैं, 12th में इतने आए हैं। तो ये तो चीज़ें टैंजिबल हैं, दिखती हैं।
लेकिन जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, रोज सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपना कंटेंट पढ़ते हैं, और आप साल, 2 साल, 3 साल, शायद 4 साल या शायद 5 साल इसी प्रोसेस में आप निकालते हैं। अब यहाँ पे सक्सेस, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये अब देखिए, आप कल को जाके आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि हाँ जी, मेरी जो मेहनत थी वो रंग लेके आ गई भाई, ये दिस इज समथिंग विच इज टैंजिबल, कि मैं आईएएस बन गया हूँ, मैं आईपीएस बन गया हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, जो सड़क आपने पकड़ी है इस डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए, वो जो सड़क है वो इंटैंजिबल है। वो सड़क कोई नहीं देख सकता, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। चाहे वो दिन रात बैठ के पढ़ना हो, चाहे वो दिन में 18 घंटे बैठ के पढ़ना हो, चाहे वो रात को 3-3 बजे तक बैठ के पढ़ना हो, ये मेहनत कोई भी नहीं देख रहा। और इसके बाद भी हमको नहीं पता कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। पर ये जरूर है दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं और इस आश्वासन से आपको कह सकता हूं कि यहां पर कोई भी हारता नहीं है। आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं, है ना। अब देखिए, अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, मेरे ख्याल से 40,000 या 50,000 बच्चे ही होते हैं जो सिंसियरली तैयारी करते हैं। तो देखिए, इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की, और अगर आप 40-50 हज़ार बच्चों में से हैं जो कि इतना ज्ञान हासिल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम की तैयारी में, इसकी जो जर्नी है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत गेन्स है इसमें। तो दोस्तों, भले ये जो रास्ता है जो हमने चुना है, डेलिबरेटली चुना है ना, हमने अपने दिल से चुना है, किसी ने हमको फोर्स नहीं किया कि आप यूपीएससी की तैयारी करिए, ठीक है। आई एम श्योर कि आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो दिल से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो रास्ता हमने चुना है, ये इंटैंजिबल है, ये अब देखिए हर किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी मेहनत है और आपकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लेके आएगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर आपके प्रीलिम्स रहे हैं, जो भी आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट रहा है, आप आने वाले टाइम में प्रीलिम्स देंगे या नहीं देंगे, मेंस होगा, जो भी स्टेज आपकी होगी, जब तक आपका नहीं क्लियर होता और अगर आपका रेजोल्यूशन है कि आपने अपना एग्जाम निकालना है, आपने अपना गोल अचीव करना है, तब तक लगे रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। तो ये कुछ बातें थी जो आपको मैं बताना चाहता था। बाकी दोस्तों, शुरू करेंगे आज की चर्चा, रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। नाउ अब एडवांटेज इंडिया की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पीछे वर्ल्ड जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई थी यूएन के द्वारा, जो अभी रिलीज करी गई थी, वहां पे ये बात बहुत स्पष्ट करी गई थी कि आने वाले समय में हमारी जो भारत की आबादी है वो चाइना से भी ज्यादा होगी। अभी नवंबर 2022 की अगर हम बात करें, तो बाय 15 नवंबर 2022 वी विल सुपरसीड द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। तो लगभग हम अगर हम बात करें 150 करोड़ की आबादी हम इसी साल अचीव करने वाले हैं। और आने वाले समय में अगर हम बात करें टुवर्ड्स 2050, तो हमारी आबादी और बढ़ती रहेगी। लेकिन एक बात यहाँ पे जो सोचने वाली है, जो थोड़ा एक नोटिस करने वाली है, वो ये है कि चाइना में जो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन है अबव द एज ऑफ 60, वो ज्यादा है। अब देखिए, चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, जो चाइना इतने टाइम से फॉलो करता आया था, थैंक्स टू दैट 1 चाइल्ड पॉलिसी, अभी 2016-17 में चाइना ने फिर एनकरेज करना शुरू किया। चाइना की सरकार ने पेरेंट्स को एनकरेज करना शुरू किया कि आप एक से ज्यादा बच्चे भी कर सकते हैं, बिकॉज अब वहां पे जो एज्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। अब वो लेवरेज हमारे पास है। तो जहां पे अगर हम बात करें कि आने वाले अगर 2050 तक, तो लगभग 50 से 55 करोड़ लोग होंगे चाइना में, हु विल बी वेल पास द एज ऑफ 60। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो हमारी आबादी तो बहुत ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली 1.8 बिलियन से भी ज्यादा हमारी आबादी टुवर्ड्स 2050 हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग 33-34 करोड़ लोग होंगे जो कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की होगी। तो हमारे पास लेवरेज है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लेवरेज है, हमारे पास 30 सालों के लिए रहने वाला है, टिल 2050 हमारे पास रहने वाला है। अब हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, कैसे इसको हार्नेस करेंगे, ये तय करेगा हमारे देश की तकदीर को। अब अगर हम एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री का टैग लेना चाहते हैं, तो हमको अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करना पड़ेगा। 30 साल हो गए एलपीजी रिफॉर्म्स को, चलो हमने उसको हार्नेस किया। आज के टाइम पे हमारी इकोनॉमी इज इन अ मच बेटर पोजीशन दैन व्हाट इट वाज 30 इयर्स बैक। पेसिमिस्ट कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत है, कोई तरक्की नहीं हुई है, बट वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। लेट्स टेक थिंग्स वेरी ऑप्टिमिस्टिकली। हम बहुत आगे आ चुके हैं। अगर हम अपने नेबरहुड में देखें, कितनी देखिए तबाही है, कितना केओस है। श्रीलंका को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, म्यांमार को देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो हम देखिए, हम यहाँ पे एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, सफिशिएंट साइज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का भी है। हम इससे आगे ग्रोथ करना चाहेंगे, तो बहुत डिपेंड करेगा कि अगर हमने आगे और ग्रोथ अचीव करनी है, कैसे अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम रीप कर सकते हैं। अब अगर हम अपने पोटेंशियल वर्कफोर्स की बात करें, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जिन्होंने बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक रिव्यू दिया है आने वाले इंडिया के फ्यूचर के लिए, अगर खास करके हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें। ठीक है, तो अगर हम डेलॉयट की बात करें, तो डेलॉयट ने ये बोला है कि जो इंडिया का पोटेंशियल वर्कफोर्स है, दैट विल राइज फ्रॉम राउंड अबाउट 88-89 करोड़ टू 100 करोड़ पीपल इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स।
लेकिन इट गोज विदाउट सेइंग कि ये जो नए वर्कर्स हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी मच बेटर ट्रेन्ड एंड मच बेटर एजुकेटेड। हर 5 साल बाद, हर 7 साल बाद एक जनरेशन बदलती है और कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। अब आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब आज का जो वर्कर है 2022 में, वो डेफिनेटली ज़्यादा ट्रेंड है, ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा स्किल्ड है, मे बी एज कम्पेयर टू समबडी हु वाज इन 2012, इन 2011। ठीक है। अब McKinsey और कंपनी की जो ये भी कंसल्टिंग कंपनी है McKinsey, उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो ट्रेंड्स हैं, डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, इस तरह की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब और खास करके शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स की बात करें, पैंडेमिक के टाइम पे बहुत इस बात पे एम्फेसाइज करा गया था कि चाइना से डिपेंडेंसी हमने कम करनी है, कि सप्लाई चेन फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंडिया में भी शिफ्ट हो सके। ठीक है, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ बढ़ सकें। अब अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, आने वाले टाइम में लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे शहरों में रहना। हर किसी की अपनी एस्पिरेशन है, कोई बुरी बात भी नहीं है अर्बनाइजेशन करना। ठीक है, लोगों की इनकम्स बढ़ेगी, तो इसके चलते आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत लेबर इंटेंसिव जॉब क्रिएशन का एक इम्पेटस रहता है। तो इसके चलते दिस विल एंड अप क्रिएटिंग $2.5 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू टुवर्ड्स 2030 एंड दिस विल सपोर्ट मोर देन 110 मिलियन जॉब्स। नाउ पिलर्स क्या रहेंगे फॉर ड्राइविंग द ग्रोथ पोस्ट पैंडेमिक, है ना, पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो पहले तो आती है बात फॉर्जिंग अ सिंगल नेशनल मार्केट, फिर दूसरी बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट की। तो हमारे टारगेट्स हैं टुवर्ड्स 2030, वी हैव आल्सो सेट अ टारगेट, एम्बिशियस टारगेट ऑफ बीइंग नेट जीरो बाय 2070। एंड रिन्यूएबल एनर्जी को अगर इस रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को हमने हार्नेस करना है तो जॉब क्रिएशन भी बहुत यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। मूविंग द सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना, बहुत बार ये बात हमने पैंडेमिक के दौरान करी है। प्री एमिनेंस इन IT, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, IT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें, वी हैव द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, यंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, IT में स्किल्ड है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्किल्ड है। तो ये आने वाले टाइम में भी ये जो डोमिनेंस है, ये जो लेवरेज है हमारे पास रहने वाला है। और जहां पे सोशल सेफ्टी नेट की बात आती है, देखिए अब ये सोशल सेफ्टी नेट हमारा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, पैंडेमिक के चलते ही बात एक्सपोज भी करेगी, जो माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखा था। अब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, टेक्नोलॉजी एडेड कैसे हम एफिशिएंट सोशल सेफ्टी नेट बना सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, खास करके हमारे यहाँ पे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी काम करते हैं। अब हम एक ओपन सोसाइटी है, हम एक डेमोक्रेसी है, चाइना की तरह हम एक कम्युनिस्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी बेशक चाइना आज के टाइम पे हमसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो, चाइना का जो साइज है, चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, हमसे तो बहुत बड़ा है ना। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, एरिया वाइज बात करें, तो आज से कुछ 30-35 साल पहले कुछ ज्यादा फर्क नहीं था इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाहे पर कैपिटा इनकम है, इनफैक्ट हमारी ज्यादा बेटर थी एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन पिछले कुछ 20-25 सालों में चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की दिखाई है, चाइना ने बहुत ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना एक ओपन सोसाइटी नहीं है। आर्टिकल में यह बात करी गई है कि इसके बावजूद कि चाइना के पास ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, ज्यादा बड़े फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के पास एक ज्यादा बेटर लेवरेज है कि वो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर सकता है। क्यों? बिकॉज हम एक डेमोक्रेसी हैं और एक ओपन सोसाइटी है। जो IT टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल हैं, देखिए IT टेक्नोलॉजीज में रोज कोई ना कोई नई अपग्रेडेशन हो रही है, रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। साइंस एंड टेक में आई एम श्योर आप इसके बारे में पढ़ते रहते होंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इंटरनेट, दे आर रनिंग ऑन दीज टेक्नोलॉजीज एंड दे हैव नर्चर्ड एक्सपोनेंशियली। तो आज के टाइम पे वीडियो को, अब देखिए पैंडेमिक के टाइम पे हर काम इंटरनेट पे हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, डिजिटल माध्यम से हो रहा था। तो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, चाहे वो आपका इंस्टेंटेनियस पेमेंट गेटवेज हो, ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, अब ये आम आदमी के विद इन रीच में है। वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, जूम कॉल लेना, है ना, ये सब चीज़ें करना, ये कोई बहुत अब स्पेशल बात नहीं है कि किसी कोई गिना चुना ही है कोई भी जो जिसके पास जूम की फैसिलिटी है या वीडियो कॉल कर सकता है। इट्स अवेलेबल विद एवरीवन। नाउ अब यहां पे बात करेंगे चाइना का ह्यूको सिस्टम के बारे। अब ये जो चाइना का ह्यूको सिस्टम है, ये थोड़ा यहाँ पे वैल्यू एडिशन है, बिकॉज यहाँ पे एक पासिंग बाय रेफरेंस दिया गया था आर्टिकल में, ह्यूको सिस्टम है क्या उसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया था। अब ह्यूको सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था 1958 में। ये एक मॉडर्न मीन्स था पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये दिस वाज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स जो कि चाइना के कम्युनिस्ट रजीम ने सेट करे थे आफ्टर द कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों इसका जो मेन, अगर हुकाओ की बात करें, इसका जो मेन जो 3 फंक्शन थे वो क्या थे कि इंटरनल माइग्रेशन को कंट्रोल करना है। देखिए हम तो एक ओपन सोसाइटी है, हम तो इंटरनल माइग्रेशन को कंट्रोल करने में नहीं बिलीव करते हैं। हम तो वेलकम करते हैं कि हमारे स्टेट्स में, चाहे आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, चाहे पंजाब में रह रहे हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, चाहे आप कर्नाटका में रह रहे हैं, तो माइग्रेंट्स आते हैं, लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो। ठीक है भाई, आपका राइट टू फ्रीडम है भाई, आप कहीं मर्जी जाके आप काम कर सकते हैं।
ठीक है। अब लेकिन चाइना ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस क्यों करा था? इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर चेक लगाने के लिए, कंट्रोल लगाने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, और तीसरी बात कि भाई हम सोशल स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, इस करके अंडर द गार्ब ऑफ प्रिजर्विंग सोशल स्टेबिलिटी हम इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर चेक रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा कानून नहीं ना कि हम इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर हम चेक रखें। इनफैक्ट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं कि ये जो माइग्रेशन है, खास करके अगर हम इंटरनल माइग्रेशन की बात करें, एक तो चलो एक्सटर्नल माइग्रेशन है कि आप कहीं जा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, होता है कि आप यहाँ पे ही मतलब इंटरनली कहीं लोकेट हो रहे हैं, है ना, कि आप दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे हैं, या लेट्स से आप दिल्ली से कर्नाटका जा रहे हैं कि भी आपको जॉब मिली है बैंगलोर में, पुणे में, कहीं भी व्हाटएवर। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई कानून नहीं है। चाइना में यहाँ पे ऐसा कानून लागू करा गया था। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि भी देखिए जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे देखिए वहाँ पे ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है कि लेबर को यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, चाइना की सरकार को ये लगा कि लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन दे शुड लिव एंड वर्क इन द रूरल एरियाज। तो बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कंपनीज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, इनिशियली जो चाइना के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू करे गए थे, अगर हम लेट 1970s अर्ली 80s की बात करें, मोस्टली ये जो सारी फैसिलिटीज थी रूरल एरियाज में ऑपरेट करनी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे लेबर की अब कमी रहती थी ना, लेबर वहाँ पे चाहिए। और साथ के साथ चाइना की सरकार की ये भी कोशिश थी कि रूरल एरियाज में खास करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो। ठीक है, कि जो वहाँ का जो लेबर है, जो रूरल एरियाज में जो लोग लेबर रहते हैं, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी काम करें और वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करें। कोशिश थी कि चाइना की ये जो रूरल सेक्टर्स के, जो रूरल एरियाज के जो लेबर्स हैं, ये बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी महानगरियों में ना आए, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, मेगा सिटीज जो हैं, बड़ी बड़ी जो महानगरियां हैं, दे विल एंड अप बिकमिंग स्लम्स, अर्बन स्लम्स वहां पे बनने शुरू हो जाएंगे जहां पे पुअर हेल्थ कंडीशंस हैं। चलो अब चाइना का आइडिया अच्छा है कि नहीं अच्छा, लेकिन चलो ये अर्बन स्लम्स का फिनोमेना तो इंडिया में भी हम देखते हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो मुंबई है ना, यहाँ पे भी हम वो फिनोमेना देखते हैं। लेकिन चाइना की कोशिश थी कि कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है माइग्रेशन के ऊपर, जो रूरल पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में ही रहे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खोली जाएंगी, वहाँ पे वो काम करें, एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रोडक्टिव रहे और यहाँ पे सोशल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये चाइना का इस स्कीम, इस ह्यूकाओ सिस्टम के चलते ऑब्जेक्टिव था। कॉन्सिक्वेंस क्या था? देखिए आज ये थैंक्स टू दिस ह्यूकाओ सिस्टम, तो चाइना की पॉपुलेशन की बात करें, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इंडिया के मुकाबले तो कहीं गुना ज़्यादा है। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व्स हो या चाइना की इकोनॉमी हो, जीडीपी हो, तो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी ह्यूकाओ सिस्टम के चलते केवल 36% चाइना की आबादी है जो कि अर्बन एरियाज में रहती है, और 64% आबादी जो है चाइना की वो रूरल एरियाज में रहती है। तो बहुत बड़ा डिवाइड है अर्बन और रूरल चाइना के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे डिवाइड कम हो गया, नहीं, हमारे यहाँ पे भी डिवाइड बहुत ज़्यादा है। हम पढ़ते रहते हैं कि आने वाले 5, 7, 8 सालों में हमारे यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो और इंक्रीज होने वाला है। मे बी अगर हम तरक्की करते रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ के अच्छे रास्ते पे चलते रहे, तो मे बी बाय 2050 हम देख सकते हैं कि भी यहाँ पे 60% जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज्ड हो। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि चाइना ने जिसने इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया डिफरेंट है, बिकॉज हम एक ओपन सोसाइटी है, हम एक डेमोक्रेसी है, हम इस तरह के सिस्टम्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं जो कि चाइना ने करा था। तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि पहली बात तो पॉलिटिकल विल दिखाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करना है तो हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्वालिटी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन में और हेल्थ केयर में। इस चीज़ को बहुत लंबे अरसे से निगलेक्ट करा जा चुका है। बार बार हम ये बात पढ़ते रहते हैं कि जो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, जो अगर हम बजट की बात करें कि भाई हमको टुवर्ड्स हेल्थ, टुवर्ड्स एजुकेशन ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, सरकार को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, हम बहुत कम खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल विल, और हम ये देख भी रहे हैं पॉलिटिकल विल है भी, अगर आज की हम बात करें, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो हेल्थ पॉलिसीज हो, ठीक है। अब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, उसके लिए हमने एक बड़ी एम्बिशियस एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, हेल्थ पॉलिसीज भी डिजाइन करते हैं। अगर हम इस रास्ते पे चलते रहे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर पाएंगे उस हद तक जिस हद तक चाइना भी नहीं कर पाया था। अगला आर्टिकल यहाँ पे स्टॉप वुमेन फ्रॉम क्विटिंग वर्कफोर्स। तो दोस्तों WEF का जो भी जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे इंडिया की रैंक 135वें नंबर पे है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। काफ़ी शर्म की बात भी है। अब ये जो रैंक है बहुत, अब देखिए एम्बैरेसमेंट भी है कि भाई हमारे यहाँ पे इतना कम पार्टिसिपेशन क्यों है औरतों का, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं भी इक्वल राइट्स देने की, हम बात करते हैं कि भाई औरतें और आदमी कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं, हम इस बात को इंकरेज करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम आंकड़े देखें, अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट्स देखें, आप देखिए UAE है ना, या अगर हम सऊदी की बात करें, अब आमतौर पे बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ मानी जाती हैं, है ना, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इंडिया से कहीं गुना ज़्यादा है। UAE में तो इंडिया से देखिए अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 47% है, सऊदी में ऑलमोस्ट 31% है, इंडिया में इज 19%। दैट इज वेरी वेरी लेस, राइट। तो चाइना की बात करें, चाइना फॉर इंस्टेंस हैड 61% ऑफ इट्स वुमेन इन वर्कफोर्स व्हाइल USA हैड 55%।
तो अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, अगर आपको ये आंकड़े याद रहे ना, इन आंकड़ों को डायरेक्टली, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ये एक लाइन का आंकड़ा है यहाँ पे, आप कंपैरिजन, अगर ग्लोबल कंपैरिजन आपने करना है तो आप इसको वहाँ पे डायरेक्टली अपने आंसर में कोट भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज फॉर श्योर ये सोसाइटी रिलेटेड जो इशूज़ हैं आपको आएंगे, GS1 में आए ना आए, लेकिन आपको ऐसे में भी काम आ सकते हैं। Now, based on global evidence, some of the most important drivers कि भाई जो lower participation of women in workforce क्यों है इंडिया में, तो यहाँ पे इस आर्टिकल में 4 ऐसे फैक्टर्स दिए गए हैं। पहली बात तो एजुकेशनल अटेनमेंट, दूसरी बात फर्टिलिटी रेट्स एंड एज ऑफ मैरिज, तीसरी बात इकोनॉमिक ग्रोथ और चौथी बात यहाँ पे अर्बनाइजेशन की आती है, ठीक है। देखिए, अब वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हम अगर हम फर्टिलिटी रेट्स की बात करें तो अभी जो NFHS की रिपोर्ट भी आई है, अभी सक्सेसिव रिपोर्ट्स ये बताती है कि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है काफ़ी कम हो चुका है। जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, अगर हम एवरेज बात करें, अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें, अराउंड 2.1, तो इम्प्रूवमेंट है ना, इम्प्रूवमेंट है। तो मतलब हमने बिल्कुल पेसिमिस्टिक होकर चीज़ें आंसर नहीं करनी कि बिल्कुल निराशा के तौर पे कि कुछ भी नहीं सुधर रहा, सब कुछ खराब हो रहा है। ठीक है, इंडिया का रैंक 135 नंबर पे है, थोड़ा सा इस बात को लेके जरूर ठेस पहुंचती, लेकिन बातें हो रही हैं, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। स्कीम्स ऐसे डिज़ाइन करी जा रही हैं कि आने वाले समय में कैसे हम औरतों को भी और मौका दे सकते हैं, अवेयरनेस मोबिलाइजेशन करी जा रही है। अब क्या कारण है कि भाई हमने जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में डिप देखा है? पहली बात तो लिटरेसी लेवल जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब जो औरतें हैं, ठीक है, खास करके अबव दी एज ऑफ 15, अब पहले क्या ट्रेंड था कि चलो अभी अब ज़्यादा, अब देखिए खास करके रूरल एरियाज में क्या ट्रेंड था कि चलो ज़्यादा पढ़ाई करने के पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, तो चलो कहीं नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंक्रीजिंगली अब क्या हो रहा है, औरतें जो हैं वो हायर एजुकेशन प्रेफर कर रही हैं, PhD डिग्रीज भी प्रेफर कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 25, 26, 27 साल, 28 साल की उम्र तक भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो लेकिन उसके बावजूद लिटरेसी लेवल्स बढ़ रहे हैं, बेशक आप वो जो कन्वर्जन है जॉब सेक्टर में नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कारण बन सकता है कि जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो कम हुआ है। राइजिंग इनकम की बात करें तो चलो, अगर खास करके जो हम अर्बन एरियाज की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर कोई बिजनेस फैमिली है जहाँ पे आपको जहाँ पे किसी फैमिली को लगता है कि जी हमारे पास सफिशिएंट मनी है, चलो अब ऐसा माइंडसेट लोगों का है कि चलो लड़की की शादी करा देते हैं, 21-22 साल की हो गई है, ग्रेजुएशन हो गई है, काम करने की जरूरत नहीं है, तो एक ही माइंडसेट भी एक कारण बनता है कि चलो हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, बहुत पैसे हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं मिलता फिर औरतों को काम करने के लिए। और एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि हमने क्या सफिशिएंट जॉब्स क्रिएट करी हैं टू मीट द डिमांड सप्लाई गैप इन द एम्प्लॉयमेंट इन द जॉब सेक्टर, ठीक है। तो ये एक बहुत डिसाइडिंग रोल प्ले करता है कि औरतें घर पे रहेंगी कि औरतें जाके बाहर जाके काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव टू क्रिएट इनफ जॉब्स। तो यहाँ पे सिर्फ सरकारी जॉब्स की बात नहीं आती, यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स की भी बात आ जाती है। अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर पिछले 2-2.5 सालों में हम काफ़ी देख रहे हैं, पैंडेमिक के चलते बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके जो अर्बन इंडियन वुमेन है, तो चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, कि शादी के बाद देखिए जब फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो घर का भी काम संभालना, बच्चों को संभालना और साथ के साथ अपने ऑफिस का काम संभालना, तो ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पैंडेमिक के चलते जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं या वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है किसी भी सेक्टर में हो, ये थोड़ा काफ़ी राहत वाली बात औरतों को मिली है इससे। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है आने वाले समय में भी प्रमोट किया जाए, सरकार के द्वारा भी और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी, ठीक है। इंटरेस्टिंगली कि यहाँ पे रेवलेशन है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है रूरल वुमेन में एज कंपेयर टू द अर्बन इंडिया, बिकॉज जो रूरल वुमेन है दे कैन वर्क क्लोजर टू द होम, अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में वो काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये बताती है 34% ऑफ रूरल वुमेन ऑफ इंडियन 34% ऑफ रूरल इंडियन वुमेन एंड 28% ऑफ अर्बन इंडियन वुमेन दे आर ऑल्सो विलिंग टू एक्सेप्ट वर्क फ्रॉम होम। तो इस तरह के वर्क फ्रॉम होम मॉडल्स को, इस तरह की आइडियोलॉजी को आगे जाके और प्रमोट करने में अच्छी बात रहेगी। तो सरकार अगर इसको सरकारी सेक्टर में भी अगर प्रमोट कर सकते हैं, अगर सरकारी नौकरियों में भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल अगर प्रमोट किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेट इंडिया की बात करें दोस्तों, तो अब देखिए हम चलो जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। इकलौता अब हम ये नहीं कह सकते कि सरकार को ही जॉब्स क्रिएट करनी है, हम एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में रहते हैं, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर की भी ग्रोथ हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों में, लेकिन इंटरेस्टिंगली केवल 25% ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज आर वुमेन, ठीक है। ये काफ़ी कम रेशो है, ये प्रोपोर्शन और ज़्यादा कम है स्टार्टअप्स में। चलो स्टार्टअप कल्चर्स हम देख रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात पिछले 7-8 सालों से करी जा रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बहुत यहाँ पे हम बात सुनते रहते हैं, स्पेस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फिनटेक सेक्टर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अगर हम स्टार्टअप्स की भी बात करें तो सिर्फ 20% एम्प्लॉयज़ जो हैं सारे के सारे स्टार्टअप्स में वो औरतें हैं। Not only are fewer women being employed by companies, they are also paid lower salaries for the same work they're doing as compared to men. तो यहां पे एक सजेशन दिया गया है कि जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको एक टैक्स इंसेंटिव दिया जा सकता है। लेट्स से कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, तो लेट्स से अगर वो 25% है, तो यहां पे सरकार
कंपनी से 2% कम कॉर्पोरेट टैक्स ले सकता है अगर कंपनीज यहां पे अपने कंपनीज में कल्चर प्रमोट कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारी कंपनी में जो वर्कफोर्स होगी 50% वो वहां पे 50% वर्कफोर्स होगी दैट वुड बी मेड अप ऑफ वुमेन। तो अगर इस तरह का एक इंसेंटिव दिया जाएगा प्राइवेट कंपनीज को तो शायद जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है कॉर्पोरेट सेक्टर में वो बढ़ाई जा सकती है। बड़ा अच्छा सजेशन है, सजेशन को आप लिख भी सकते हैं अगर आपको कहीं पूछा जाता है ना। अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करी जा रही है, सोशल इश्यूज में बात आ जाती है, आप इस सजेशन को वहां पे इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा कुछ कानून को ढील करने की बात यहां पे आती है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के चलते देखिए अब एम्प्लॉयर्स जो हैं, अब एम्प्लॉयर्स को थोड़ी, अब खास करके अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अब उनको इस बात की चिंता रहती है अगर खास करके किसी यंगर वुमेन को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आगे जाके उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी। अब इसमें कोई चिंता की तो बात होनी नहीं चाहिए, कानून बना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो शायद इस कारण करके, यानी कि चलो ये कानून तो बड़ा अच्छा बनाया गया मैटरनिटी बेनिफिट, ये जो कानून बनाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में ये बात करी गई है कि बजाय कि औरतों को सपोर्ट करे, ये जो कानून है उनके अगेंस्ट ही काम कर रहा है। बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनको इंसेंटिव नहीं मिल पाता कि वो यंगर औरतों को एम्प्लॉय करें बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन। तो यहां पे एक सजेशन दिया गया, अगेन यहां पे एक सजेशन है कि देखिए बहुत सारी और कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें, वहां पे नॉर्डिक कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बड़े अच्छे दिए जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कुछ कंट्रीज में, अगर नॉर्डिक देशों की बात करें, सरकार ये जो खर्चा है, अगर कोई औरत प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं उनको मैटरनिटी लीव चाहिए 26 हफ्तों के लिए, तो जो फुली पेड लीव है वो सरकार या तो फुली या पार्शली वो कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं। तो कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो कंपनी, लेट्स से वो कंपनी ए है ना, अब वो कंपनी ए को सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे 26 हफ्तों के लिए, अगर किसी औरत ने 26 हफ्ते की लीव लेनी है, मैटरनिटी लीव लेनी है, या तो फुली मिल सकती है या पार्शली मिल सकती है, ठीक है। नाउ इफ द गवर्नमेंट स्टेप्स अप टू कॉम्पेंसेट द कंपनीज फॉर देयर पे आउट्स ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव, तो ज्यादा कंपनीज दे मे कम फॉरवर्ड टू एम्प्लॉय मोर वुमेन। तो ये दो सजेशन काफी अच्छे लगे, एक तो ये वाला सजेशन, ठीक है, और दूसरा सजेशन जो था कॉर्पोरेट टैक्स रेट को थोड़ा कम करने का। चलिए, तो आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा टीचिंग द तालिबान द रॉन्ग लेसन्स। नाउ अब दोस्तों सुहासिनी हैदर ने आर्टिकल लिखा है, राइट। सो अब देखिए 1 साल हो चुका है तालिबान को आए को, है ना, अफगानिस्तान में। अब लेजिटिमेसी ऑफ तालिबान की बात करें, देखिए अब तालिबान का ये कहना है, देखिए अभी तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग तालिबान को लेजिटिमेसी मिली है क्या, तालिबान को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल चुका है? तालिबान का ये कहना है कि एक ट्रैक 2 मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी जहां पे बहुत सारे देशों ने ग्लोबल एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दिया तालिबान को, तालिबान की सरकार को, एलिजिडली तालिबान की सरकार को, ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली हैं कि हमको ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल जाए, कल को देखना हम यूएन का भी हिस्सा बन जाएंगे, WTO का भी हिस्सा बन जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कुछ देश हैं, रशिया है, चाइना है, तो ये तो पहले से ही, रशिया और चाइना की जो एम्बेसीज थी वो तो पहले से ही अफगानिस्तान में, चाहे बेशक तालिबान ने कैप्चर कर लिया था 15 अगस्त को काबुल को, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया के और चाइना के जो एम्बेसीज थी वो तो पहले की वहां पे खुली हुई थी, ठीक है। तालिबान ये कह रहा है कि भी देखिए बहुत सारे देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, रशिया है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, 30 और देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि अब सोच रहे हैं कि भी हम अपने डिप्लोमेटिक मिशन जो है अफगानिस्तान में खोल लें, ठीक है। तो सऊदी भी है, UAE भी है, चलो ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है। अब बात यहां पे आती दोस्तों कि क्या सबक तालिबान सीख पाया है। देखिए तालिबान ने, अगर हम बात करें दोहा अग्रीमेंट की, है ना, 2020 में जो दोहा अग्रीमेंट साइन करे गए थे तालिबान के बीच में और बाकी जो मेजर पावर्स थी उनके बीच में, तालिबान फील्स दैट देयर टेक ओवर ऑफ काबुल बाय फोर्स 1 ईयर अगो इज अ डन डील फॉर द वर्ल्ड, कि ठीक है अभी हमने, ठीक है, यूएस ने विड्रॉ किया, हमने चाहे धक्के से कैप्चर किया अफगानिस्तान के ऊपर, चाहे अशरफ गनी की सरकार थी, अशरफ गनी जी भाग गए, भगौड़े बन गए, ठीक है, वहां पे सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया, भाई हम आ गए हैं, तो ये भी लोग ये समझे, दुनिया समझे कि भाई हम आ गए हैं और हम यहाँ पे रहने वाले हैं और दुनिया अपने आप समझ जाएगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अभी दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, अलकायदा के चीफ सैर कर रहे थे, अलकायदा के चीफ एमन अल जवाहिरी, ठीक है, इनको भी मारा गया था, ठीक है, CIA के द्वारा इनको मारा गया था इन रिसेंट US ड्रोन कौन सी थी, हेलफायर R9X, ठीक है, तो बिल्कुल चीर दिया था बड़ी, इसमें ये जो ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन बहुत इजीली आपको चीर सकती है, इसके ब्लेड्स होते हैं जो कि इजीली आपको पियर्स कर सकती है ना। अब ये जो उनको मारा गया था एमन अल जवाहिरी को, ऐसा माना जाता है कि ये डील थी, ठीक है, तालिबान ने जानबूझ के ये इनकी इन्फॉर्मेशन, एमन अल जवाहिरी की इन्फॉर्मेशन US के CIA को पास ऑन करी थी। यहाँ पे जो पाकिस्तान की ISI है उसका भी यहाँ पे रोल रहा था कि चलो कोई बात नहीं, ताकि तालिबान को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलनी शुरू हो जाए, तालिबान को IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन्स मिलने शुरू हो जाए, तो चलो कुछ ना कुछ मदद हम कर देते हैं अमेरिका की, कि चलो एक और आदमी है एमन अल जवाहिरी जो कि अलकायदा का चीफ है, जिसका लिंक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स में, उसके बारे इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं, उसके बाद अमेरिका जाने और वो जाने, हमका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब डेफिनेटली तालिबान भी प्रेशर फील कर रहा है आज 1 साल के बाद, तालिबान में बहुत ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है,
ठीक है। अब तालिबान ने अब बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि भाई हम अमन शांति की बातें करेंगे आने से पहले, है ना। अब धक्के से वो पावर में आए हैं, लेकिन आने से पहले 2020 की अगर हम बात करें, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि नहीं हम तो बहुत अमन शांति से काम करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, हम रिलीजियस फ्रीडम्स को रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन वो सब बातें कहाँ पे गई? तो तालिबान ने यहाँ पे बात करेगी फॉस्टिन बार्गेन, यानी कि शैतान के साथ डील साइन करना, शैतान को अपनी आत्मा बेचने वाली यहाँ पे बात आती है। तो वो जो डील साइन करी थी अगस्त, तो क्या आज 2022 अगस्त की बात करें तो आज कहां पे है तालिबान की वो कमिटमेंट्स? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पास कर देना अहमद अल जवाहिरी के बारे या कुछ और लोगों के बारे इंफॉर्मेशन पास कर देना सीआईए को, क्या उससे आपको लगता है कि तालिबान को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलनी शुरू हो जाएगी? अब दोहा एग्रीमेंट की बात करें, नाउ डील विद द डेविल, फॉस्टिन एग्रीमेंट की हम बात करें, शैतान को अपनी आत्मा बेचने वाली बात करें। अब यहां पे ये जो डील साइन करी गई थी, ये दिस डील वाज आल्सो एंडोर्स्ड बाय द यूएनएससी। अब क्या क्या प्रोमिसेस थी, ठीक है। तो ये जो डील साइन करी गई थी अमेरिका और तालिबान के बीच में साइन करी गई थी, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी यहाँ पे जो बीच में शामिल थी। नाउ व्हाट वर द प्रोमिसेस? पहली बात तो थी कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को नहीं यूज होने देंगे कि यहाँ पे किसी भी किस्म की वायलेंस प्रमोट किया जाए, कि किसी भी किस्म के टेररिस्ट ग्रुप्स को यहाँ पे बढ़ावा मिले, ठीक है। और कोई भी टेररिस्ट ग्रुप होगा, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप होगा वो यूएस के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, यूएस के अलाइज के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। और अमेरिका और उसकी जो कोलिशन फोर्सेज हैं, ठीक है, जो नेटो फोर्सेज हैं, वो एक टाइमलाइन प्रोवाइड करेंगे फॉर विड्रॉल ऑफ द फोर्सेज। तीसरी बात थी पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉर अफगानिस्तान जो होगा, दैट वुड अराइज बिटवीन द एग्रीमेंट बिटवीन द तालिबान एंड द घनी गवर्नमेंट, द अशरफ घनी गवर्नमेंट, जो कि सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में। और चौथी बात थी कि तालिबान वुड अनाउंस अ सीज फायर। इन चारों कंडीशन में से कोई कंडीशन क्या तालिबान ने अबाइड करी? अमेरिका ने खुद ही बहुत प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर लिया। अमेरिका ने तो कहा था हम एक टाइमलाइन देंगे, लेकिन जो बाइडेन ने तो कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। जो बाइडेन ने बोला कि बहुत हो गया, बहुत पैसे वेस्ट कर दिए वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे अफगानिस्तान में अपने सोल्जर्स को, अपने जवानों को तैनात रखने का। तो अमेरिका ने तो बहुत प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर लिया, किसी किस्म का सेटलमेंट भी नहीं हुआ सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में और तालिबान के बीच में। अशरफ गनी जी तो भाग गए थे, ठीक है। और जहां तक बात करें प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ अफगानिस्तान सॉइल, तो टेररिज्म तो अभी भी वहां पे देख रहे हैं, वायलेंस तो अभी भी वहां पे देख रहे हैं, वहां के खुद के लोग ही बहुत मारे जा रहे हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बच्चे हैं। अब ब्रोकन डील की बात करें, जो पहला लेसन जो तालिबान ने सीखा था वो ये था दैट दे डिड नॉट कीप एनी प्रोमिसेस टू द यूएसए और टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। उन्होंने ये बोला कि हमने धक्के से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो कोई बात नहीं, इस बात को समझ लो और आप कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे उस बात को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब गिविंग की पोर्टफोलियोज, अब यहां पे देखिए जो सिराजुद्दीन हकानी है वो इंटरनल मिनिस्टर हैं तालिबान की सरकार के, ठीक है। वो खुद एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो अब उनको आप इस तरह का ओहदा दे रहे हैं। और उसके बाद आपने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करी, ठीक है, जहां पे औरतें भी हैं, माइनॉरिटीज भी हैं। अफगानिस्तान में बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज रहती हैं, वहां पे ताजिक्स भी रहते हैं, वहां पे उज़्बेक्स भी रहते हैं, वहां पे कज़ाक्स भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन तालिबान ग्रुप के हैं। तो उनको क्यों इंक्लूड करा गया अगर आपने अपनी सरकार बनानी ही थी? नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो तालिबान का जो डिक्टेट था, दिस ऑल्सो एम्ड एट कीपिंग द वुमेन आउट ऑफ एजुकेशन, कि औरतों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला जाएगा, उनको नौकरियां नहीं दी जाएंगी, ठीक है, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी। अफगानिस्तान वुमेन दे वर नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द लास्ट 20 ईयर्स, लेकिन अभी उनको मौका नहीं मिल रहा, ठीक है। और अब हैरानगी की बात यह है कि इतनी सारी चीजें वायलेट करने के बावजूद भी अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इतनी सारी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया की भी बात करें, वो डिप्लोमेटिक मिशंस और खोलने की बात काबुल में इतनी जल्दी कर क्यों रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी विश्व भर में इंटरनेशनल कम्युनिटी में फॉर्मली तालिबान को रिकॉग्नाइज करना नहीं शुरू करा गया। लेकिन फिर भी इतनी सारे जो कंट्रीज हैं, चाहे वो गल्फ मोनार्कीज हैं, चाहे वो इंडिया की भी हम बात करेंगे, चलो इंडिया भी सोच रहा है, कंसिडर कर रहा है वहां पर डिप्लोमेटिक मिशन खोलने के लिए, हम ये डिप्लोमेटिक मिशन वहां पर क्यों खोल रहे हैं? देखिए दोस्तों, हर किसी के अपने व्यूज हैं। मैं बार बार ये बात कहते रहता हूं कि जब ये मुद्दा हुआ था पिछले साल, तो बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आ रहे थे जो कि ये बताते थे कि भी हमको तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन भी थी, और तालिबान के साथ एंगेज क्यों नहीं करना चाहिए, हर किसी के अपने व्यूज थे। बहरहाल एक बात बहुत सेंट्रल थी जो हम बार बार डिस्कस करते भी रहते हैं जब इस टॉपिक के ऊपर बात होती है, वो ये है कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है अफगानिस्तान में, है ना। हमने वहाँ पे डैम्स बनाए हैं, हमने वहाँ पे हाईवेज बनाए हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी। सबसे बड़ी बात, इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ो, चलो जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट हो, है ना, 3 बिलियन की हो, 4 बिलियन डॉलर्स की, वट एवर इट माइट बी, लेकिन जो पीपल टू पीपल हमने जो लिंक्स वहाँ पे डेवलप करे हैं, उनको हम अबैंडन नहीं कर सकते। एक जस्टिफिकेशन दिया गया था कि क्यों हमको एक डिप्लोमेटिक रिलेशन तालिबान के साथ, बेशक तालिबान है अफगानिस्तान में, लेकिन हमको क्यों एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रीस्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है।
अमेरिका तो मूव ऑन कर चुका है। अमेरिका ने बोला कि भी मेरे को अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेमोक्रेसी हो वहाँ पे ना हो, सिविल राइट्स हो वहाँ पे ना हो, तो चाहे वो म्यांमार है चाहे वो अफगानिस्तान है। म्यांमार में देखिए, अभी हमने 2 दिन पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था, तो वहाँ पे म्यांमार में भी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, प्रो डेमोक्रेसी जो फोर्सेज हैं, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, उनको दिन दिहाड़े मारा जा रहा है। अब अमेरिका जो कि चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको बहुत फिक्र रहती थी डेमोक्रेसी की, सिविल राइट्स की, ह्यूमन लिबर्टीज की, रिलीजियस फ्रीडम्स की, है ना, टॉलरेंस की बहुत बड़ी बड़ी बातें अमेरिका हमको सुनाता है, लेकिन अमेरिका का भी इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है, बल्कि अमेरिका यहाँ पे अभी अमेरिका कहाँ पे इंगेज्ड है, अमेरिका के अभी जो 2 चैलेंजेस हैं, रशिया और चाइना, तो अमेरिका भी इंगेज्ड है, इंडो पैसिफिक में भी इंगेज्ड है, और साथ में यूरोप में जो लड़ाई चल रही है वहां पे भी इंगेज है। अब हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में, अब चलो लड़ाई के बादल तो ताइवान के ऊपर भी मंडरा रहे हैं, यदि ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि चाइना और ताइवान के बीच में भी चीजें एस्केलेट कर जाती हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका की अटेंशन और ज्यादा इंडो पैसिफिक में इंगेज रहेगी। ठीक है, तो अब लेकिन म्यांमार कहाँ पे, अफगानिस्तान कहाँ पे, कहीं एजेंडा पे नहीं है। ठीक है, तो तालिबान को भूल चुका है अमेरिका। हम अपने रिकॉर्ड की बात करें, देखिए 1996 में जब हमने तालिबान 1.0 की हम बात करें, देखिए 1996 का वो टाइम था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, है ना। अब एच डी देवे गौड़ा की सरकार आई थी, आई के गुजराल की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई थी। ठीक है, उनको मैंडेट नहीं मिल पा रहा था। तो 1996 की बात करें, 96 से लेकर 98 के बीच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने बहुत देखी थी। लेकिन बहरहाल उस टाइम पे भी हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हमने कैसे तालिबान के साथ इंगेज करना है कि नहीं करना। तो हमारी 3 pronged पॉलिसी थी, दैट वाज वेरी क्लियर कि पहली बात तो हम कोई भी डील तालिबान के साथ साइन नहीं करेंगे, तालिबान के साथ हम डायरेक्टली इंगेज नहीं करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे नॉर्दर्न अलायंस को, जो कि एक रेजिस्टेंट फ्रंट था अगेंस्ट द तालिबान। एंड दिस नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस, दिस वाज लेड बाय अहमद शाह मसूद, द लायन ऑफ पंजशीर वैली उनको कहा जाता है, और शेल्टर एक्सटेंड करा गया था टू मोर देन 12,000 अफगान रिफ्यूजीज। अब ये जो पॉलिसी थी, ये कहीं कुछ हद तक, ये जो अगर हम 2001 से लेकर 2021 तक ये काम आती रही। चलो 2001 के बाद अमेरिका वहाँ पे आ गया, तो हमको कॉन्फिडेंस था कि अमेरिका वहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया, डैम्स बनाए, है ना, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके चलते चलो हमको वहाँ पे गारंटी थी कि चलो हमको, अगर हम एंगेज कर रहे हैं वहाँ पे वहाँ की सिविलियन सरकार के साथ, अभी हमको तालिबान के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अमेरिका वहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन 2021 के बाद हम भी कंफ्यूज थे कि हम क्या करें, तालिबान के साथ एंगेज करें। तो अगेन जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ लोग कहते थे कि हमको अभी साइलेंस बना के रखना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम सी राजा मोहन की बात करें, सी राजा मोहन कहते थे कि वी शुड वेट एंड वॉच, लेट्स सी कि क्या होता है, सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। फिर कुछ कॉलमनिस्ट थे, जैसे हिंदू में एक कॉलमनिस्ट है हैप्पी मैन जेकब, जो कि आर्टिकल्स आईआर से ओरिएंटेड हिंदू में लिखते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि नहीं, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी की बात है, हमको तालिबान के साथ एंगेज करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी काफी सिग्निफिकेंट फिजिकल और ह्यूमन इन्वेस्टमेंट वहां पर हुई पड़ी है। अब वो हमारे लिए एक नई बात थी 2021 के बाद। तो दोस्तों जहाँ पे मैं पंजशीर वैली की बात करूँ, तो थोड़ा सा मैप आपके सामने यहाँ पे ये है दोस्तों, हमारी पंजशीर वैली, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान पड़ जाता है। ठीक है, ये एंटी तालिबान स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और ये है अहमद शाह मसूद। तो ये थोड़ा वैल्यू एडिशन की बातें इस आर्टिकल में आ गई। ये लायन है इनको लायन ऑफ पंजशीर वैली कहा जाता था, ये मिलिट्री कमांडर थे नॉर्दर्न अलायंस के। और दोस्तों आपको याद होगा 11 सितंबर 2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स किए गए थे, उससे 2 दिन पहले ही 9 सितंबर 2001 को ही इनकी हत्या कर दी जाती है, इनको असैसिनेट कर दिया जाता है अहमद शाह मसूद को। नाउ इंडिया एंड नॉर्दर्न अलायंस की बात करें, तो देखिए अहमद शाह मसूद बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे इंडिया के ऊपर, इंडिया के साथ बहुत अच्छा उनका याराना बन चुका था। ठीक है, अहमद शाह हैड बिकम अ लेजेंडरी मुजाहिदीन कमांडर एंड ही वाज द लीडर ड्यूरिंग द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन जब तालिबान आता है पावर में 1996 में, तो वो इस्टेब्लिश करते हैं नॉर्दर्न अलायंस, ताकि वो रूल ऑफ दिस ऑप्रेसिव ग्रुप ऑफ तालिबान को रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस के साथ भी और तालिबान के साथ भी काफी लड़ाई करी बाद में जाके। India at the time provided humanitarian aid to the individuals living in the territory of both the groups. तो हम अगर बात करें जो हमारा रिलेशन था with this particular grouping, with the Northern Alliance, वो रिश्ता हमारा 1996 से बनना शुरू होता है। और उसके बावजूद भी तालिबान में बहुत सारे, अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग थे जो, देखिए आज भी जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम यहाँ पे देख रहे हैं अफगानिस्तान में, तो उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन थी। तो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें, अफगानिस्तान के लोगों को पहुंचाने की पूरी कोशिश तभी भी करी थी। साथ के साथ हमने जो रेजिस्टेंस, ये जो एक ओपोनेंट फ्रंट था तालिबान का नॉर्दर्न अलायंस, उसके साथ भी हमने अपनी इंगेजमेंट जारी रखी थी। अब ये जो रिश्ता हमारा बना नॉर्दर्न अलायंस के साथ, तो यहाँ पे एक और स्टोरी आ जाती है। जो हमारे राजदूत थे भारत राज मुथु कुमार जी, ये हमारे राजदूत थे, एम्बेसडर थे टू दुशनबे, यानी कि जो कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान का। तो ये 4 साल 96 से लेकर 2000 के बीच में यहाँ पे हमारे राजदूत रह चुके थे। इनकी बदौलत हमारी एक बहुत क्लोजर एसोसिएशन बनती है नॉर्दर्न अलायंस के साथ। ठीक है, अब दशनबे जो है यानी कि कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान, एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट बनता है फॉर प्रोवाइडिंग एड टू द लैंड लॉक पंजशीर वैली। भारत के साथ साथ ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान भी यहाँ पे बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नॉर्दर्न अलायंस को, और जो ऑपरेशंस पंजशीर वैली में कंडक्ट करे जा रहे थे। तो हथियारों की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, फूड की बात करें, इस तरह की सहायता हम नॉर्दर्न अलायंस को पहुंचा रहे थे।
तो दोस्तों जो हमारा नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो हमारा रिश्ता बनता है, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे जो राजदूत है भारत राज मुथु कुमार। लेकिन उसके साथ उन्होंने इनसे बात करी थी, लेकिन आई मीन अब उन्होंने जब डेफिनेटली किसी से बात करी होगी तभी जाके ये अलायंस बना होगा ना। तो अमरुल्ला सलेह कौन थे? ये स्पोक्स पर्सन थे नॉर्दर्न अलायंस पार्टी के, नॉर्दर्न अलायंस जो कि ये जो ग्रुपिंग थी। और ये जो हमारे जो एम्बेसडर थे, जो हमारे राजदूत थे, इनके पास जाते हैं कि भाई हमने बातचीत करनी नॉर्दर्न अलायंस के लीडर के साथ, अहमद शाह मसूद के साथ, हमारी आप बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू कराई है, हम उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। तो अमरुल्ला सलेह थे, ये तब नॉर्दर्न अलायंस के स्पोक्स पर्सन थे। आगे जाके ही ऑल्सो वेंट ऑन टू सर्व एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम February 2020 टू अगस्त 2021। तो बहुत एक बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था इन स्टिचिंग दिस अलायंस बिटवीन इंडिया एंड द नॉर्दर्न अलायंस। अब पोस्ट अगस्त 2021 देखिए, जब ये सारा हुआ काम, जब सारा का सारा ये जब चीज़ें अनफोल्ड हो रही थी, जब तालिबान ने कैप्चर करा काबुल को, तब मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को एड्रेस करते हुए कहा कि जो हमारी इंडियन एम्बेसी है काबुल में, उसको हम शट डाउन कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये बात बहुत क्लियर करी, बहुत स्पष्ट करी कि जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे सिख भाई हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हैं जो कि वहाँ पे माइनॉरिटी में रहते हैं, ठीक है, हमको कैसे भी करके उनको जितनी भी हम हेल्प पहुंचा सकते हैं हमको पहुंचानी है। अब 2022 में इंडिया हैज जॉइंड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज ओपनिंग मिशंस अंडर द तालिबान रजीम। तो सुहासिनी इधर यहां पे एक सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों? बट वी आर येट टू पोस्ट अ डिप्लोमैट हु कैन रीस्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द कंसुलर एंड वीजा ऑपरेशंस। तो वे फॉरवर्ड की बात करें दोस्तों, तो हमने अलाउ करा है सिटीजन्स। अब देखिए, इंडिया हैज अलाउड ओनली सिटीजन्स एंड माइनॉरिटीज जिनके पास प्री एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म वीजाज है कि वो इंडिया आ सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली कल परसों की बात है कि एक जत्था था 30 सिखों का जो कि अफगानिस्तान से इंडिया में लैंड करा था। लेकिन यहाँ पे सुहासिनी हैदर कह रहे हैं कि भी हमने सिर्फ सिलेक्टिवली को ये वीज़ास प्रोवाइड करे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बेशक वो सिख धर्म के या हिंदू धर्म के नहीं है, उनको क्यों नहीं हम वीज़ास प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये बात सुहासिनी हैदर कह रहे हैं। अब हमने हाइस्ट लेवल्स पे हमने जो बातचीत है, नेगोशिएशन है वो शुरू करी हैं, ठीक है। अब लेकिन अगेन यहाँ पे ये बात सुहासिनी हैदर कर रहे हैं कि क्या हमने जो बातचीत शुरू करी है विद द ऑफिशियल्स ऑफ तालिबान अंडर द गाब ऑफ कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे दे रहे हैं, क्या वो बातचीत करना सही है, वो बातचीत का सिलसिला सही है कि नहीं है। और फिर यहाँ पे एक सवाल उठा रहे हैं कि वाइल इंडिया चूज टू नेगोशिएट विद पाकिस्तान इट वाज डन इन ऑर्डर टू सेंड वीट एड टू अफगानिस्तान। तो यहाँ पे एक सवाल एंड में उठाते हैं कि अगर हमने वीट ही भेजनी है अफगानिस्तान में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने करना है, तो हमारे पास तो एक वेल एस्टैब्लिश्ड रूट है चाबहार पोर्ट से जो कि ज़रांज जलरम हाईवे से अफगानिस्तान में जाता है, तो हमको पाकिस्तान के साथ ही नेगोशिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये हम बात पहले भी हमने बहुत बार ये जो चाबहार पोर्ट की हमने बात करी, तो चाबहार पोर्ट से यहाँ पे एक हाईवे हमने बनाया है ज़रांज जलरम हाईवे, जिसके चलते हमको फिजिकल जो एक्सेस है अफगानिस्तान में मिलता है, तो हमको पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं रहती। तो ये कुछ 2-3 सवाल है जो यहाँ पे सुहासिनी हैदर उठाते हैं, कंसिडरिंग कि 1 साल तालिबान को कंप्लीट हो चुका है इन अफगानिस्तान। Question of the day: in what ways is the demographic transition of India different than that of China? Suggest measures through which India can ensure the rural-urban divide does not become deeper in times to come. इसको आपने दोस्तों 250 शब्दों में आंसर करना है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 2 पार्ट्स हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज की चर्चा थी। जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप हमारे जनरल स्टडीज़ के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जीएस का सिलेबस अगर आप हमारे साथ कवर करना चाहते हैं, तो दोस्तों वैसे तो हमारे पास प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, लेकिन यदि ये कुछ नए फीचर्स हैं हमारे यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करे गए हैं। एक तो है हमारा ऑफलाइन बैच, ठीक है, अभी हमने रिसेंटली 2 हफ्ते पहले अपनी ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे मोहाली में शुरू करी हैं। और दूसरा है कि वही जो ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो आप घर बैठ के भी उनको ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स आप इनको पढ़ सकते हैं जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज में। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज यहाँ पे कवर किए जाते हैं अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स कवरेज एज वेल। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके असिस्टेंस ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। EMI ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। तो अपना ध्यान रखिए और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।